नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा, मैंने आप सभी लोगों को इसके पिछले वाले वीडियो में एक सॉलिड स्टेट चैप्टर के लिए मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें आप सभी लोगों को मैंने टाइप ऑफ क्यूबिकल यूनिट सेल को बताया था। देखिए क्या होता है कि हम सभी लोग जब किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि इस बार CBSE ने क्या किया है कि जो आपके पास सॉलिड स्टेट चैप्टर था पिछली बार हटा दिया गया था, पर इस बार 12th में फिर से इंक्लूड किया गया है। फिजिकल केमिस्ट्री में आप एक बार फिर से सॉलिड स्टेट को पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। हाँ, मैं आप सभी लोगों को कुछ बात जरूर बता दूं कि इस टाइम पे कहीं ना कहीं CBSE ने गाइडलाइंस दिया है कि हम 30% सिलेबस को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे। मैं इस पे चर्चा बस इतना कर रहा हूं कि आप सभी लोग एक काम करिएगा, जो पॉइंट आपको पता है किसी भी चैप्टर को हटाया नहीं गया है, सारे चैप्टर से बस क्या किया गया है, चैप्टर्स के कुछ पॉइंट्स को हटा दिया गया है। जैसे मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है, इस सॉलिड स्टेट में पहले हम सभी लोग मेटल के लिए बैंड थ्योरी पढ़ते थे, सेमीकंडक्टर पढ़ते थे, ये आप मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, मतलब बहुत सारी चीजों को हम पढ़ते थे। लेकिन अब क्या किया गया है, CBSE के अकॉर्डिंग इन सबको हटा दिया गया है। अब हटा दिया गया है तो ये तो नुकसान तो है ही, लेकिन इसके अलावा आपको मैं बताऊं इसका फायदा भी है। फायदा ये है कि जब आप क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे लास्ट में एक सेमीकंडक्टर फिजिक्स है ही, वहां पे एक टॉपिक है, एक यूनिट है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। तो जो यहां पे पढ़ते थे वही चीज वहां पर भी पढ़ना होगा, तो 2 बार से अच्छा है कि एक ही बार पढ़ा जाए, इसीलिए आगे से हटा दिया गया है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप किसी भी चैप्टर को हटाया नहीं गया है, याद रखिएगा, किसी भी चैप्टर को हटाया नहीं गया है। हाँ, उस चैप्टर के पर्टिकुलर टॉपिक्स को जरूर हटा दिया गया है, और हाँ, कोशिश ये किया गया है कि ऐसे टॉपिक्स को हटाया जाए जो हमारे डेली लाइफ में या तो हो सकता है आगे हम पढ़ सकते हैं किसी और सब्जेक्ट में, या फिर उनका यूज बहुत कम था। 30% सिलेबस क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है। फिर भी अगर आप सभी लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयरिंग करेंगे तो इन टॉपिक को भी डील करना होगा, समझना भी होगा, जानना भी होगा। तो इसलिए आप सभी लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है, समय बहुत है, आपके पास टाइम की कमी नहीं है, समय बर्बाद मत करिए, नहीं तो समय जिस दिन बर्बाद करेगा आप अपनी औकात में आ जाएंगे। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि आप अच्छी तरीके से पूरे टॉपिक को, पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए। टाइम अभी बहुत है, इतना ज्यादा समय है कि आप सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी कर सकते हैं। अच्छा, मैं जो बताने वाला हूं वो आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम एक बार फिर से सॉलिड स्टेट चैप्टर का एक बहुत ही अनोखा सा टॉपिक लेके आया हूं, जिसका नाम है FCC। मैंने आपको पिछले वीडियो में SCC और BCC के बारे में बताया था। अब SCC और BCC आप सुने भी होंगे, लेकिन आज मैं जो बताने चल रहा हूं वो किसके बारे में है, FCC। देखिए आपके लिए FCC का मतलब क्या होगा, मैंने आपको बताया है कि आप कोई भी क्यूबिकल यूनिट सिस्टम पढ़िए, कोई भी क्यूबिकल यूनिट सेल पढ़िए, कोई भी चीज पढ़िए, आप उसकी कई चीजों को पढ़ते हैं। जैसे पहली बात, वो होता क्या है, लैटिस पॉइंट क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, जेड फैक्टर कितना होगा, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, ये सारी चीजों को हमको क्या करना होता है, जानना होता है। तो थोड़ा सा वीडियो कहीं ना कहीं ये 20 या 22 मिनट का हो सकता है, आप शुरू से लेके अंत तक देखिए। मैं इतने दावे के साथ कहता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो में FCC से रिलेटेड कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप आगे चल के जब बुक को पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा बुक में कुछ है ही नहीं। तो थोड़ा सा आप समझिएगा मैं कैसे बताने वाला हूं, अच्छे से देखिए। जैसे हमारे पास क्या है, जो टॉपिक मैंने अभी आपको बताया वो टॉपिक है FCC। FCC का मतलब क्या होता है, FCC का मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए सबसे पहले तो हम इसका पूरा नाम जान गए, क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे चलते हैं। देखिए आगे बढ़ना ये इंसान की एक कहीं ना कहीं क्या होती है, फितरत होती है। लेकिन कभी कभी कोई इंसान ऐसा होता है जो इतना आगे बढ़ जाता है, शायद वो
उन लोगों को भूल जाता है जो बड़ी मेहनत के साथ, बहुत अच्छे से लगन के साथ उनको आगे बढ़ने में हेल्प किए थे। मैं आप सभी के लिए फिर से एक बार बोल रहा हूं, अच्छे से ईमानदारी के साथ किसी भी टॉपिक को पढ़ो, प्यार से पढ़ो, वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। जैसे यहां पे देखिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, तो हम सभी लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन सबसे पहली चीज हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। देखिए डिफाइन करने का मेरा एक अपना तरीका है, सबका अपना अपना तरीका होता है, मेरा कुछ अपना तरीका है, उसे आप अपनाइए, आसानी से आपका काम हो जाए, वो ज्यादा बेहतर है। जैसे हम अपने अकॉर्डिंग अगर इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो हम बोलेंगे जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर। बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये आपके पास मैंने इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन आपको दिया है कि जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स आपका कुछ भी हो सकता है, एटम, आयंस, मॉलिक्यूल, XYZ कुछ भी हो सकता है। वो पार्टिकल्स कहां पे प्रेजेंट होगा, कॉर्नर पे, और उसके अलावा कहां पे होगा, फेस सेंटर पे। अब ये क्यूबिकल यूनिट सिस्टम है, तो हम एक क्या करते हैं, क्यूब बना लेते हैं। जैसे आप थोड़ा सा यहां पे ध्यान देंगे तो हमने यहां पे एक क्या बनाया है, क्यूब बनाया है। आप भी जैसे मैं बना रहा हूं वैसे प्रैक्टिस करते जाइएगा। ये आपके पास एक क्या है, क्यूब है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है कि पार्टिकल्स आपके कॉर्नर पे हैं, तो कॉर्नर वाले पार्टिकल्स को मैं एक सर्कल से दिखा दे रहा हूं। ये आपके पास कॉर्नर पे, मुझे पता है क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा कह रहा है फेस सेंटर पे होगा, तो कितने फेस सेंटर होते हैं, 6। जो भी फेस सेंटर रहेगा हम उसको क्या करते हैं, एक पॉइंट से दिखाते हैं, थोड़ा सा बड़ा स्पॉट है, 2, 3rd फेस सेंटर। ऐसे देखिए इसका एक अपना फेस सेंटर दिख रहा होगा, 4th, ये 5th, और ये इसका। आप थोड़ा सा इमेजिन करिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 3D वाला है, थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए ताकि अच्छे से समझ में आए। ये आपका पूरा का पूरा एक सिस्टम जो तैयार हुआ है, ये तैयार हुआ है FCC, जिसे कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सिस्टम। ठीक है, अच्छा हम FCC को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे तो सभी तो चाहते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप इसको बहुत अलग ढंग से, बेहतर ढंग से, अच्छे से पढ़िए। कैसे, मैं जिन जिन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने चल रहा हूं उन्हें आप देखिएगा। सबसे पहले आप सभी लोग जो पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे, जिनमें से मैं पहले पॉइंट की बात कर रहा हूं, इसका एक अपना नाम है लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट में हम सभी लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस पॉइंट का यूज किया जाता था वो लैटिस पॉइंट था। अब पार्टिकल है कहां पे, देखो कॉर्नर पे है और फेस सेंटर पे है। इसका मतलब कॉर्नर पर ही लैटिस पॉइंट होगा और फेस सेंटर पे होगा, तो टोटल लैटिस पॉइंट कितना हो जाएगा, तो कितने कॉर्नर है, 8, फेस सेंटर कितना है, 6। तो हम लैटिस पॉइंट के बराबर लिख सकते हैं कि हमारे पास कहीं ना कहीं देखिए 6 क्या है, फेस सेंटर है, 8 क्या है, कॉर्नर है। टोटल अगर लैटिस पॉइंट की बात करेंगे तो 40 LP है। मतलब आप बोलेंगे 14 लैटिस पॉइंट यहां पे प्रेजेंट हैं, जिनमें से 8 कॉर्नर के हैं और 6 क्या है, फेस सेंटर के हैं। ये आप पहला टर्म हमेशा क्लियर करेंगे, याद रहे। दूसरा जो टर्म आपके पास होता है उसको हम सभी लोग यहां पे नाम देते हैं जेड। जेड फैक्टर के नाम से मैंने बहुत बार बताया है। जेड का मतलब क्या होता है कि एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स हैं, या नंबर ऑफ एटम बोलिए या इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम बोलिए, कुछ भी कह सकते हैं। तो जेड मतलब क्या होता है, मैं पूरा लिख भी दे रहा हूं, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 यूनिट सेल। मतलब एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होंगे। तो हम सभी लोग क्या करेंगे, जेड को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जरा देखो, जो पार्टिकल्स हैं कहां कहां पर हैं, बस इतना ध्यान दीजिए। कॉर्नर पे हैं
तो कॉर्नर कितने होते हैं 8, और हर जगह कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8 का। ये बात मैं बता चुका हूं, कंट्रीब्यूशन की बात मैं बता भी चुका हूं, कंट्रीब्यूशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी करा चुका हूं। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं, बस मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसके पिछले वाले वीडियो को देखिएगा, तो हमने वहां पे कंट्रीब्यूशन भी बताया है और कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी कराया है, और मैंने सॉलिड स्टेट का एक प्लेलिस्ट बनाया है, और आप प्लेलिस्ट में अच्छे से आप उसको बहुत आसानी से पा सकते हैं। वहां पे जाइए देखिए, नहीं तो आप बढ़िया से देखिए, ये आपके पास हुआ। और दूसरी बात क्या है, फेस सेंटर पे है, तो फेस हमारे पास सेंटर कितना होता है 6, और वहां कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। ये टोटल आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब है कि इसका जो जेड फैक्टर होता है वो कितना होता है 4 होता है। अच्छा, मैं एक थर्ड पॉइंट को एक्सप्लेन करने चल रहा हूं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं मिलेगा तो केवल मैं ही बता रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत कम चांस होता है। अक्सर बुक में क्या किया गया है, डायरेक्ट लिख दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है। मैं इसका नाम भी दिया हूं, इसका नाम दिया हूं टचिंग कंडीशन। अब ये तो एक टाइप का टचिंग क्या है कंडीशन। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सोचिए कि टचिंग कंडीशन का मतलब होता है टच करने के लिए कंडीशन क्या होगी। मैं आपसे पूछता हूं, बताइए, कोई भी दो चीज है, टच करने के लिए कंडीशन क्या होगी। कोई दो चीज अगर बहुत दूर रहेगी तो क्या वो टच करेगी? नहीं, उसकी कंडीशन यही है कि वो टच तभी करेगा जब डिस्टेंस बहुत क्या होगी, कम होगी। तो कह सकते हो कि लीस्ट डिस्टेंस यानी बहुत कम डिस्टेंस टच करने की कंडीशन होती है। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो टचिंग कंडीशन का मतलब क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यह हम लिख सकते हैं क्या, मिनिमम डिस्टेंस। अब मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, टचिंग कंडीशन कभी भी आप बताएंगे, याद रहे, टचिंग कंडीशन आप कभी भी बताएंगे तो पॉसिबिलिटी चेक करिए। पॉसिबिलिटी चेक करने का मतलब क्या है, पार्टिकल्स देखिए क्या क्या है, कॉर्नर पे है, फेस सेंटर पे है, तो टच करने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी। अगर एक जगह पे होते तो एक ही पॉसिबिलिटी होती, कॉर्नर कॉर्नर को टच करते, पर यहां कितने हैं, दो जगहों पे हैं, इसलिए पॉसिबिलिटी भी क्या होगी, दो से अधिक ही होगी। याद रहे, मिनिमम तो 2 होगी ही, उससे अधिक होगी। मैं बता रहा हूं कैसे, देखिएगा। सबसे पहली जो पॉसिबिलिटी ये होगी, पार्टिकल्स कॉर्नर वाले को टच कर सकते हैं। दूसरा, कॉर्नर वाले जो हैं वो फेस सेंटर को टच कर सकते हैं। तीसरा, फेस सेंटर जो होगा वो अगले फेस सेंटर को क्या करेगा, टच करेगा। मतलब यही आपके पास क्या हो सकती है, 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब कौन करेगा, मैं उसकी पूरी बात बता रहा हूं। अगर मान लो कॉर्नर और कॉर्नर को टच कर रहा है, मान लीजिए कॉर्नर और कॉर्नर टच कर रहा है, तो क्या हो सकता है, कॉर्नर और कॉर्नर की कंडीशन देखिए, इधर देखिएगा, सी और सी से मैं लिख रहा हूं। ये आपके पास एक मैं एज ले लिया, ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है। पार्टिकल्स अगर टच करेंगे तो कंडीशन आप कुछ इस तरह से बनाएंगे, ये डिस्टेंस r होगी, ये डिस्टेंस r होगी, और ये पूरा एज लेंथ कितना हो जाएगा, a। तो जरा बताइए, यहां पर मिलेगा मुझे 2r इज इक्वल क्या मिलेगा, a। ये डिस्टेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, राइट। अच्छा, दूसरी बात देखिए, कॉर्नर और फेस सेंटर का, तो हम सभी लोगों को इस बार एक फेस का एग्जांपल लेना। जैसे मान लीजिए मैंने एक फेस का एग्जांपल लिया है, ये तो कॉर्नर हो गया, ये फेस का सेंटर हो गया, ये कॉर्नर हो गया। मैं कह रहा हूं कि कॉर्नर और फेस सेंटर एक दूसरे को क्या कर रहे हो, टच कर रहे हो। अगर टच करेंगे तो कुछ कंडीशन ऐसी बनेगी, थोड़ा सा आप इसे समझिए। ये डिस्टेंस क्या होगी, r, ये डिस्टेंस क्या होगी 2r, और ये क्या होगा r। ये आपके पास a होता है, ये a होता है, तो 100% ये जो आपके पास डिस्टेंस मिलेगा अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखोगे तो a रूट क्या होगा 2। तो मैं लिख सकता हूं 4r इज इक्वल क्या हो जाएगा, a रूट क्या हो जाएगा 2, राइट। और जब 4r इज इक्वल a रूट 2 हो जाएगा तो यहां से देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, 2r इज इक्वल a रूट 2 बाई क्या हो सकता है 2, और इस 2 को मैथ के अकॉर्डिंग देखो क्या लिखा जा सकता है, रूट 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, ध्यान दीजिएगा, एकदम से समझ में आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, प्यार से समझते जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे आप काट दीजिए,
घाटने के लिए समान मत यूज करिए, मर्डर बहुत हो रहे हैं। जैसे यहां पर आपके पास क्या होगा, a/√2, ये आपके पास 2r इज इक्वल a/√2, इतना आ गया। यानी अगर हम कॉर्नर और फेस सेंटर की बात करेंगे तो इसके लिए कितना हो रहा है, इसके लिए हो रहा है 2r इज इक्वल a/√2 मिल रहा है हमको। 2r इज इक्वल a/ क्या मिल गया, √2। अच्छा, अब एक और कंडीशन बची हुई है, कौन सा, फेस सेंटर और फेस सेंटर का, ये भी देख लो। मैं इसको इसी पे समझा दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये फेस सेंटर है, ये फेस सेंटर है। डिस्टेंस कैसे देखेंगे, सबसे पहले देखिए इनके बीच की इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मैं उसको बता रहा हूं। इसके लिए आप जरा देखिएगा, ये जो आपके पास है फेस सेंटर से, फेस सेंटर से पहले आप एज सेंटर को मिला दीजिएगा, ये डिस्टेंस, और यहां से आप देखेंगे तो ऐसा कुछ सीन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये चीज अगर नहीं समझ में आ रही तो आप जिस कमरे में बैठे हैं वहां पे देखिए, मैंने आपको बताया है जिस कमरे में बैठे रहेंगे वही क्यूब है, वही मेरा सब कुछ है, वही सॉलिड स्टेट को समझने का एक एग्जांपल है। जहां आप बैठे हैं एक फेस के सेंटर पे निगाह लगाइए, जैसे यहां फेस का सेंटर है, अगला फेस का सेंटर है, उसको टच करना चाहता है तो ये फेस सेंटर से यहां डिस्टेंस, फिर उसका उससे डिस्टेंस, फिर ये आपके पास डिस्टेंस, मैंने वही किया हुआ है। ये डिस्टेंस हुआ, इधर हुआ, और फिर ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इस सिचुएशन में देखेंगे तो यहां पर 90 डिग्री मिलेगा, और ये आप देखिए टोटल कितना होता है, ये टोटल होता है a, तो बिल्कुल फेस के सेंटर से हम ऊपर गए हैं। इसका मतलब ये आपके पास जो वैल्यू आएगी ये a/2, और a भी कितना होगी, a/2। और जब ये a/2 होगा तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करने का मतलब क्या है, ये आपका r, ये r, तो ये a/2 है, तो आप हाइपोटेनस निकाल लीजिए, a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा a/√2। मतलब कहीं ना कहीं यहां देखो r मिलके कितना हो गया, 2r। अब जो 2r है वो इक्वल किसके आ जा रहा है, a/√2 के आ जा रहा है। इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये है 2r इज इक्वल a/√2 आ रहा है किसका, फेस सेंटर का, फेस सेंटर के डिस्टेंस। ये छोटी छोटी डाटा है, सॉलिड स्टेट में बड़े काम की है, जानना जरूरी है, अच्छे से जानिए। मैं एक बार इसको फिर से बता रहा हूं, जिस कमरे में बैठे हैं आप निगाह वहां लगाइए। जैसे ये एक फेस है, इसके फेस सेंटर से नीचे एक फेस दिख रहा है, इसके फेस सेंटर की डिस्टेंस क्या होगी आप खुद देखेंगे, डायरेक्ट आपको मिलेगा भाई। ये पूरी डिस्टेंस a है, तो इससे फेस सेंटर डिस्टेंस a/2 हुआ, यहां की डिस्टेंस a/2 हुआ, इस फेस सेंटर का इस फेस सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, हाइपोटेनस ही होगा, तो a/2 का स्क्वायर, इनको आप ऐड कर लीजिए, जो आया वो आपका a/√2 होगा। यही डिस्टेंस आपका होगा फेस सेंटर का फेस सेंटर से, और फेस सेंटर अगर टच कर रहे हैं तो वहां r और r मतलब क्या होगा, 2r। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने जो टचिंग कंडीशन की पॉसिबिलिटी बताई थी वो कुछ इस तरह से है, कॉर्नर को टच करना है, ये कंडीशन है, कॉर्नर फेस सेंटर के लिए ये कंडीशन है, फेस सेंटर के लिए ये कंडीशन है। अब इसमें आपको मैंने क्या बोला, टचिंग कंडीशन क्या होगी, मिनिमम डिस्टेंस, आप खुद देख लीजिए, 2r इज इक्वल a है, और यहां 2r इज इक्वल a/√2 है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ये दोनों तो इक्वल है, यही आपके पास मिनिमम है, और ये क्या है, मैक्सिमम है। तो मिनिमम वाली ही क्या है, टचिंग कंडीशन है, ये तो टचिंग कंडीशन है नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, याद रखिएगा एफसीसी में कॉर्नर और कॉर्नर पार्टिकल एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, मतलब particles which are present at corner and corner do not touch to each other। इसके अलावा आप कह सकते हैं कॉर्नर और फेस सेंटर एक दूसरे को टच करेंगे, फेस सेंटर एक दूसरे को टच करेंगे, मतलब सबसे अगर कोई क्लोज होगा तो फेस सेंटर से कॉर्नर, फेस सेंटर से फेस सेंटर, और दूर कौन होगा, कॉर्नर और कॉर्नर। मैं उम्मीद करता हूं ये पूरी बात आपको समझ में आई। अगला जो पॉइंट आपके पास है आप उसे 4th पॉइंट बोलेंगे,
उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे डेंसिटी। डेंसिटी का अगर आपको फॉर्मूला पता होगा, Z इज इक्वल M बाई क्या होता है NA अवोगाद्रो नंबर इज डिवाइडेड बाई क्या होता है AQ। अभी आप देखिए, अगर हम सभी लोग FCC की बात करें तो FCC के लिए मुझे Z की वैल्यू पता है। फॉर FCC Z की वैल्यू कितनी होती है 4, तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डेंसिटी इज इक्वल हो जाएगा 4 बाई अवोगाद्रो नंबर इज डिवाइडेड बाई क्या होगा A क्यूब। अच्छा, अगर हम यहाँ A क्यूब की बात करेंगे तो A क्यूब की जगह क्या रख सकते हैं, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था टचिंग कंडीशन। A यहाँ पे टचिंग कंडीशन वाला ही होगा, इस बात को आप याद रखेंगे। जो A हमारे पास होगा वो टचिंग कंडीशन वाला होगा, राइट। ये आपके पास कौन सा है, 4th पॉइंट होता है। 5th पॉइंट आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपका पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, जिसे हम सभी लोग कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। जिसे हम क्या कहते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी का मैंने सेंस समझाया था। जैसे ये क्यूब है, इस क्यूब का कितना हिस्सा, कितना वॉल्यूम पैक्ड है, तो ये होता है एक पैकिंग एफिशिएंसी, जो परसेंट में शो किया जाता है। इस पूरे क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 100% है। अब इस 100% में कितना पार्ट एकदम से पैक्ड हो चुका है, पैक हो चुका है, वही आपका क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी होता है। अब जैसे परसेंट का फॉर्मूला निकालते हैं ना, क्या निकालते हैं, परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ऑब्टेन मार्क इज डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क मल्टीप्लाई 100। बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला मैंने बताया भी है। मैं डायरेक्ट आता हूं, थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी को अगर याद हो ईटा से शो किया जाता है। इसके लिए जो फॉर्मूला बना हुआ था, पहला तो फॉर्मूला आपने देखा था वॉल्यूम किसका, पार्टिकल का इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किसका, क्यूब, मल्टीप्लाई किससे 100, और यहां पर आपने मल्टीप्लाई किससे किया था, Z से। ये एक जनरल फॉर्मूला था। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम सभी लोग क्या किए थे, Z की जगह क्या रख सकते हैं, FCC के लिए याद रखिए, Z की जगह 4 हो जाएगा। वॉल्यूम आपका लिया जाता था 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि पार्टिकल को स्फेरिकल माना जाता था। स्फेरिकल माना जाएगा तो वॉल्यूम यही रहेगा। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा, वो तो A क्यूब, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। अब हम ध्यान देंगे, टचिंग कंडीशन मेरे पास क्या थी, याद रखिए कि टचिंग कंडीशन वाली ही वैल्यू A की जगह रहेगी। याद हो तो वो 4R इज इक्वल था A√2 के, या इन्हीं को आपने सॉल्व किया था 2R इज इक्वल A/√2 के। बात समझ में, या हम इसको डायरेक्ट लिखना चाहें तो थोड़ा आप अच्छी तरीके से A की जगह लिखना पसंद करिए। A की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√2, और यहां पर क्या हो जाएगा R, इतना आपको मिलेगा। तो आप एक काम करिए, थोड़ा सा यहां A की जगह इस वैल्यू को रख दीजिए। जब आप A की जगह वैल्यू को रखेंगे तो ईटा इज इक्वल क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इज डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू रखेंगे 2√2 R, इनका क्यूब मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। अब थोड़ा सोचिए, इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये आपके पास कितना आ जाएगा, अलग अलग तरीके से कर लीजिए। ईटा इज इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब 100, अलग अलग करिएगा। 2 का क्यूब करोगे, पहले देखिए 2√2 अगर आपके पास है तो 2√2 का क्यूब करने पे क्या होगा, 2√2 2√2 कुछ इस तरह से, और आपके पास R क्यूब हो जाएगा। ये देखो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इनका भी क्या हो जाएगा। आप एक काम करिए, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से सॉल्व करिएगा। यहाँ पे R क्यूब से क्या हो जाएगा, R क्यूब हो जाएगा, कैंसल। अब जो मिल रहा है आप उससे देखिएगा, ईटा इज इक्वल क्या मिल जाएगा, मिलेगा 4/4। आप मल्टीप्लाई वगैरह मत करिएगा, सीधा जो बता रहा हूँ उससे देखिएगा। यहाँ पे पाई है, R क्यूब तो कट गया, मल्टीप्लाई क्या है 100 है, इज डिवाइडेड बाई
2√2 जो भी है, 2√2 या 2√2, आप देखिए 2 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से यहाँ 2 बचेगा, ध्यान दीजिएगा ये आपके पास यहाँ पे 2 बचा रहेगा, तो ये पूरा आप देखो क्या आ जाता है 2/3 मल्टीप्लाई पाई 100 इज डिवाइड √2 का √2 में क्या हो जाएगा 2, फिर से क्या हुआ √2। जरा ये बताइए ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा ईटा इज इक्वल π/3√2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100, इसके जगह आप सॉल्व करेंगे तो पाई इज इक्वल क्या होता है 3.14, 100 और 3√2 हो जाएगा। अब आप इसको देखेंगे तो ईटा इज इक्वल क्या हो जाएगा 314/3√2। अगर आप देखें तो ये पूरा सॉल्व करेंगे ना तो लगभग आपको क्या मिल जाएगा 74%। इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास FCC है उस FCC में लगभग 74% पार्ट पूरे क्यूब का पार्टिकल ऑक्युपाइड करता है। पैकिंग एफिशिएंसी से हमें बस इतना पता चलता है कि उस पूरे क्यूब का कितना वॉल्यूम पार्टिकल ने अपना बनाया हुआ है। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे का एक अपने वॉल्यूम है, तो आप जिस जगह पे खड़े हैं वो भी तो कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, तो आप पूरे कमरे में आपने कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया है वो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी है। तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब यही होता है कि आप पूरे क्यूब में FCC में देखेंगे कि पार्टिकल्स कितनी जगह पे अपना वॉल्यूम बनाए हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।